हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉल प्रभाव। और सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही 3D डायग्राम के साथ, इमेजेस के साथ बहुत ही आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक चीज़ का बहुत ही डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। हम चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हॉल प्रभाव। हॉल प्रभाव किसे कहते हैं? किसी ठोस के लिए हॉल विभव तथा हॉल गुणांक के व्यंजक निगमित कीजिए। What is called Hall effect? Derive the expressions of Hall potential and Hall coefficient for a gas. तो आज हम हॉल प्रभाव के बारे में फुल डिटेल के साथ बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे विथ 3D डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे कुछ परिभाषा से। तो यहाँ पर यदि किसी धात्विक धारावाहिक तार को धारा प्रवाह की दिशा में लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब आप 3D डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर धारावाही हमारे पास एक कण, मतलब एक डिब्बा मान लीजिए कोई भी है, जिसमें हमारा धात्विक है, वो धात्विक का है। अब उसमें जैसे ही हम उसमें लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारा प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र उसमें दोनों, मतलब जैसे नीचे से देखिए हमने बैटरी से धारा प्रवाह उसमें कर रहे हैं और साथ में हमने उसे चुंबकीय क्षेत्र में भी रखा हुआ है। और जैसे ही हम उसमें धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो हो जाता है सिंपली फॉर्मेट में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपने इस मिडिल फिंगर में, जैसे ही हम उसको अपने धारा की दिशा में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसमें साथ में विद्युत बल जो लग रहा है, जो उसमें देख सकते हैं कि उस दिशा में लंबवत तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके लंबवत दिशा में। इस तरीके से आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बहुत ही आसानी से इस पूरे परिभाषा को समझ सकते हैं। तो एक बार कॉपी में देखिए कि जैसे ही धारावाहिक हम लोग धात्विक तार को धारा में प्रवाह की दिशा में लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम देखते हैं धारा प्रवाह की दिशा में हम मिडिल फिंगर होता है और जो हमारा फर्स्ट फिंगर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो हमारा जस्ट ऑफ थंब होता है वो हमारा दिखाएगा विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। तो यहाँ पर लंबवत तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझ सकते हैं। तो इस प्रभाव को ही हम हॉल प्रभाव कहते हैं। तो माना किसी आयताकार अनुप्रस्थ काट की एक छड़, जैसे हमने अभी 3D डायग्राम में देखा, हमने एक आयताकार अनुप्रस्थ काट का एक छड़ ले लिया है और आप उसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। हमारे पास ये छड़ का डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम। पहले में यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही अनुप्रस्थ काट में एक्स दिशा के अनुदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्स आरोपित कर दिशा बताई जाती है। अब यहाँ पर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्स आ गया आरोपित किया दिशा में, एक्स दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्स बताई जाती है। अब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत वी एक्स वेग से गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में वी एक्स वेग से गति करते हैं। अब माना कि जेड दिशा के अनुदिश, यहाँ पर आप डायग्राम में बहुत ही आसानी समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर इसके विपरीत, जस्ट विपरीत दिशा में हमारा जो है वी एक्स वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो माना कि जेड अक्ष के अनुदिश एच जेड चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा ये जेड अक्ष है, इस जेड के अनुदिश हमारा एच जेड जो है वो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे। अब यहाँ पर लॉरेंज बल क्या होता है कि आवेश पर लग रहे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बलों के योग को हम लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों के योग को हम कहेंगे लॉरेंज बल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न बल हमारे महसूस हो रहा है उसे हम लॉरेंज बल कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे एवं वाई दिशा में विक्षेपित हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो क्या है वो सब सारे इलेक्ट्रॉन
लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे और जो वाई डायरेक्शन में है वो सारे इलेक्ट्रॉन विक्षेपित हो जाएंगे सिंपली ऊपर की दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर एकत्रित होकर के पृष्ठ आवेश बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पृष्ठ पर उपस्थित हो गए तो पृष्ठ आवेश बनाते हैं और इसका विपरीत पृष्ठ पर धनायन एकत्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक तरफ हो गया धनायन और एक साइड हो गया ऋणायन। सिंपली वो सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं, माइनस ई हम इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, तो वह एक तरफ विक्षेपित हो गए वाई डायरेक्शन में, तो एक तरफ माइनस आ गया, तो सिंपली बात है जिधर माइनस हो गया तो उसके विपरीत दिशा में धनात्मक, तो इधर माइनस हो गया तो इसके विपरीत दिशा में धनात्मक बन जाता है। तो इस पृष्ठ आवेश के फलस्वरूप चालक में एक पार्श्विक विद्युत क्षेत्र ई एच उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें फलस्वरूप पार्श्विक विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि इन दोनों के लंबवत दिशा में, जिधर हमारा ये जैसे धन और ऋण आ गया, जैसे देख सकते हैं हमारे धन और ऋण आ गया, तो इन दोनों के लंबवत दिशा में, मतलब इस तरीके से अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये लंबवत दिशा में जो हमारा होता है पार्श्विक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ गए, जिधर भी हमारा आवेश लग रहा है उनके लंबवत दिशा में पार्श्विक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ई एच उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम हॉल क्षेत्र कहेंगे। अब उसके पश्चात हम देखते हैं इसकी फुल डेरिवेशन में। माना कि चालक में धारावाहक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर धारावाहक इलेक्ट्रॉन है चालक में, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पृष्ठ है, अब इसमें धारावाहक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक ना। अब धारावाहक इलेक्ट्रॉन है तो हॉल विद्युत क्षेत्र ई एच की दिशा ऋणात्मक वाई दिशा में होगी। अब इसमें सिंपली बता रहा है कि हॉल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो ई एच जो हमारे ऋणात्मक वाई दिशा में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डायग्राम में आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि ई एच जो होगा नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में जो हमारा होगा हॉल विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर देखेंगे कि हॉल क्षेत्र ई एच के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है, अब इलेक्ट्रॉन पर हम बल निकालेंगे तो यहाँ बस ई के साथ में गुणा कर देंगे जो हमारा क्षेत्र है, तो E इंटू ई एच जो हमारा धनात्मक y दिशा में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर बल निकालेंगे तब धनात्मक में आ जाएगा, और फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र एच जेड के कारण इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल जो लगेगा उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा ई वी एक्स जो हमारा हो जाता है सिंपली अनुगमन वेग, और एच जेड हमारा चुंबकीय क्षेत्र है हो जाता है, तो ये हमारा ऋणात्मक वाई दिशा में लग जाएगा लॉरेंज बल। अभी मैंने लॉरेंज बल बताया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बलों के योग को हम कहते हैं लॉरेंज बल, तो वही चीजें यहाँ पर लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और इधर ये हमारा अनुगमन वेग वेग बोल लेंगे, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके पश्चात स्थायी दशा में ई मतलब स्थायी दोनों तरफ जैसे देख रहे हैं आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर के साइड एक बल लग रहा था और एक नीचे से साइड बढ़ रहा था, तो दोनों बल अगर स्थायी हो जाएंगे तो दल तो दोनों का बराबर हो जाएगा, स्थायी हो गए, है ना। सिंपल मान लीजिए एक है ऊपर का तो नीचे का भी एक है, दोनों का बल बराबर हो गया तो हम उसको बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम धनात्मक का बराबर कर देंगे ऋणात्मक के। अब इसमें से ई कट जाएगा और जो हमारी वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी समीकरण नंबर 1 में ई एच इक्वल टू वी एक्स यहाँ पर हमारा अनुगमन वेग है, ये स्मॉल वी है, ठीक है, और एच जेड हो जाएगा क्योंकि इसमें कैपिटल वी भी आएगा बाद में, बहुत ही लास्ट में आएगा, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये स्मॉल वी है जो अनुगमन वेग है, और यहाँ एच जेड हमारा विद्युत क्षेत्र जो हमने दिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर यदि चालक में प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये चालक है तो इसमें प्रति इकाई मतलब केवल इसके एक छोटे से भाग में हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n, ठीक है, यहाँ पर छोटे से भाग में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई वो n हो गई, और धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व क्या परिभाषा होती है इसकी कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब जैसे हमने इसमें देखा कोई भी एकांक क्षेत्रफल है, इस तरीके से हमने जो भी मान लिया, तो इस क्षेत्र में प्रवाहित धारा, जितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसे हम धारा घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पर धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करेंगे, एक्स दिशा में प्रवाहित हो रही है इसलिए हम इसे
एक्स लिखे हैं नीचे में। तो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में धारा प्रवाह हो रही है, तो धारा टोटल निकालने के लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा हो गया उनमें वेग। सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके पश्चात यहाँ पर हम देखेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग Vx बराबर, इसका ये अनुगमन वेग क्या होता है कि जैसे ही हमने एकांक क्षेत्र देखा था ना, तो किसी चालक में उसके औसत वेग, मतलब टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक औसत वेग से गति कर रहे हैं, उसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर धारा घनत्व बटे एन ई औसत, मतलब जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हो गया हमारा अनुगमन वेग। ठीक है। अब समीकरण 2 में Vx का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारे समीकरण 2 हमारा प्राप्त हुआ है अनुगमन वेग, अब इसके मान को हमको समीकरण नंबर 1 में रखना है। ये रहा। इसमें हम Vx की वैल्यू, अनुगमन वेग की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास EH इक्वल टू माइनस जे एक्स अपॉन एन ई एच जेड। सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ बस हमने अनुगमन वेग की फॉर्मूला इसे निकाला है, क्योंकि हम इसको इधर पक्षांतर कर दिए, अक्षांतर पक्षांतर से सिंपली वैल्यू जो आनी थी वो आ गई है। इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर माइनस कैसे आया, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस होता है, आप जानते ही होंगे, इतना तो सबको पता ही होता है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर जो हमारे पास आर एच प्राप्त हो रहा है, ये हॉल गुणांक हो जाता है, और हॉल गुणांक की वैल्यू होती है -1 एन ई। ठीक है। अपॉन में एन ई हॉल गुणांक की वैल्यू हो जाती है आर एच। ये वाला सिंपल हमने इसमें वी एक्स की मतलब अनुगमन वेग की वैल्यू रखी, और फिर उसको हमने इधर पक्षांतर इधर कर दिया, और ये हमारा आ गया 1/n माइनस में, तो आर एच हमारा हो गया हॉल गुणांक। स्पष्टतः इसका मात्रक हो जाता है, हम उसी समीकरण से सिंपली उसका मात्रक निकालेंगे हमारा हॉल गुणांक का, तो आ जाएगा वोल्ट गुणित मीटर क्यूब अपॉन एम्पियर इंटू वेबर। ये हमारा हो जाता है हॉल गुणांक का मात्रक, आर एच का मात्रक। ठीक है। अब उसके पश्चात माना कि धात्विक छड़ की चौड़ाई हम मान लेंगे बी। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, धात्विक छड़ है हमारे पास, उसकी चौड़ाई हो जाएगी बी, और मोटाई हम पूरे का निकाल रहे हैं ना, पूरे के पूरे छड़ का। अब पूरे जो हमारा पृष्ठ, मतलब हमने जो निकाला था हमारे पास ये पूरा, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पूरे के पूरे का हम निकाल रहे हैं इस बार हम। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो हो जा रही है वो हमारे बी हो जा रही है, तथा मोटाई हमारी डी है। तो क्षण में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई। ठीक है, धारा बहाते हैं, तो जिससे पट्टी में एक्स अक्ष के अनुदिश धारा घनत्व, अब एक्स अक्ष के अनुदिश धारा घनत्व अब निकालना है, तो हम पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं। तो पूरे पृष्ठ में हम जब निकालते हैं तो इसमें धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है धारा बटे क्षेत्रफल। धारा हो गई हमारी आई, और बटे में क्षेत्रफल हो गया जो हमारा हो गया ये चौड़ाई गुणित मोटाई, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल जो पूरे पृष्ठ का है। ठीक है, ये हो गई हमारे धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समीकरण 3 से क्षण में उत्पन्न हॉल विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ था ई एच इक्वल टू -1 एन ई जे एक्स अपॉन जे एक्स इंटू एच जेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जे एक्स की वैल्यू को यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे इसमें, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आने के पश्चात हमारा हॉल वोल्टेज की बात कर आ जाएगी। अब हॉल वोल्टेज जो होता है इसकी फॉर्मूला होती है, जो हॉल वोल्टेज होता है ये सिंपली फॉर्मेट में चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हॉल वोल्टेज का, जो कि विद्युत क्षेत्र गुणित मोटाई होता है। तो हमें हॉल वोल्टेज ही ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र जो हमने निकाला इधर इसमें पॉइंट में सिंपली रख देंगे, और मोटाई तो हमारे पास है ही, तो यहाँ से मोटाई कट जाएगी डी से डी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हॉल वोल्टेज सिंपली फॉर्मेट में वी एच इक्वल टू आर एच आई एच जेड अपॉन बी। तो ये हुआ हमारा फुल ऑफ हॉल प्रभाव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।